अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट एंड होप सो यू डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम सी 607 की फाइनल टाइम प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हमें रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो गेटवे को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो को लेसन बला तखीर आपको ऑन टाइम मिल सके। एंड ये जो हैंड आउट्स हैं मैंने साथ खुद मेंशन किए हैं इजी वे में। अगर आपको रखवाना है तो आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट नंबर कर सकते हैं। ग्रुप ज्वाइन करना है स्टडी रिलेटेड तो वो भी आप कर सकते हैं 0305586895 पर। सो हम वीडियो की स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो फाइनल टाइम को हमारे पास सिलेबस है 90 to 45 लेक्चर हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है कि रोल्स ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है। और इसका ये है कि बहुत सी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे हमें कोई ना कोई अपना वर्क फाइनलाइज करवाने के लिए हमें एक्सपर्ट पर्सन की ज़रूरत होती है, जो हमारी एक्टिविटीज़ वगैरह जो भी टास्क होते हैं उसको परफॉर्म करते हैं, तो वो एक्सपर्ट पर्सन ही करते हैं। तो इसमें यह है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल है रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सपर्ट कौन होता है। ये वो पर्सन होता है जिसको हर फील्ड के अंदर एक्सपर्ट पर्सन वो कहलाता है जिसको हर फील्ड अपने फील्ड या प्रोफेशन के अंदर उसको एक्सपीरियंस हो। रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि अगर हम जो है कि कोई टास्क अपना करवाना है तो कोई एक्सपर्ट हमें नहीं मिल रहा तो हम उसके अल्टरनेट गूगल से इंटरनेट से हम हेल्प ले सकते हैं, किसी थर्ड पर्सन से हम हेल्प ले सकते हैं, उसके अल्टरनेट कोई और हम रास्ता निकालेंगे। उसके बाद असिस्टिंग एक्सपर्ट क्या होता है। मीन दैट कि एक एक्सपर्ट है वो काम कर रहे हैं, ठीक है, हम अपना कोई भी टास्क उसे फाइनलाइज करवाने, अब उसको उसके साथ हम जो है कि हेल्पर की ज़रूरत होगी, साथ काम करने के लिए उसको मदद की ज़रूरत है, वो क्या करेगा अपने साथ किसी और को भी हायर कर लेगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं असिस्टिंग एक्सपर्ट। अब है कि एक्सपर्ट सिस्टम जो है ना वो कौन होता है या हाउ आर एक्सपर्ट सिस्टम यूज़, किस तरह से चीज़ें हम उसके अंदर इंक्लूड करते हैं। उसमें डायग्नोसिस होते हैं, पर प्रिस्क्रिप्शंस होनी है, डिज़ाइन, प्लानिंग, इंटरप्रिटेशन, कंट्रोल, इंस्ट्रक्शन, प्रेडिक्शन, सिमुलेशन वगैरह ये चीज़ें जो है इसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि ये चीज़ वही चीज़ लिखी हुई है। एंड इंस्ट्रक्शन है सिमुलेशन क्या होता है। अब जिस तरह एक लर्नर या लाइक स्टूडेंट इंस्ट्रक्टर है उसको जो है कि स्टडी के लिए डेफिनेटली टीचर की रिक्वायरमेंट होती है जिससे वो हेल्प ले सके, जो चीज़ उसको समझ नहीं आती वो जो है ना अपने इंस्ट्रक्टर से कम्युनिकेशन कर सके, इसको हम बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बेशक आप इनको स्किप कर दें। अच्छा, ये आपके पास आ गया ह्यूमन एक्सपर्ट और एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है। जैसे ह्यूमन एक्सपर्ट है, आप देखें कि ह्यूमन एक्सपर्ट काम करता है, ये कुछ फ्यू मिनट्स लाइक फ्यू आवर ही काम कर सकते हैं, उसके बाद क्या हो जाता है ये टायर्डनेस हो जाती है। लेकिन जो हमारा सिस्टम होता है वो टायर्डनेस नहीं होता, ठीक है। ह्यूमन एक्सपर्ट्स और एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर क्या चीज़ है, ये क्या करता है कि ये एरिया के अंदर बिलोंग करता है, ठीक है। इसके अंदर इसके पास सारी चीज़ों का नॉलेज होता है जिसको हम डोमेन मीन दैट जिसको हर चीज़ का नॉलेज होता है। और स्पेशलाइज नॉलेज होता है जिसको जो कि डोमेन नॉलेज स्टोर इन नॉलेज बेस होता है। ये चीज़ें बस आप निकाल लें, इतनी मुश्किल नहीं है। अच्छा, एक्सपर्ट सिस्टम जो होते हैं हमारे पास टू टाइप के होते हैं, एक वर्किंग मेमोरी होती है और एक नॉलेज बेस होता है। वर्किंग मेमोरी के अंदर जो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, लाइक टेम्पररी मेमोरी होती है, कुछ टाइम के लिए होती है। इनिशियल केस फैक्ट्स होता है और इनफरेंट फैक्ट्स होता है। एंड नॉलेज बेस होता है, इसके अंदर जो नॉलेज होता है ना आपका लॉन्ग टाइम चलता है, ठीक है, मल्टी ईयर्स आपके जो है ना चलता है। डोमेन नॉलेज, ठीक है, LTM लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है और डोमेन नॉलेज होता है, ठीक है। ये डोमेन नॉलेज होता है कि जो जिसके पास मेन सारा नॉलेज होता है, फिर आगे हम जो है कि उससे नॉलेज एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, अच्छा, आगे है कि एक्सपर्ट सिस्टम की करैक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। जब भी लाइक एक्सपर्ट सिस्टम मैंने क्या बताया, आप भी कोई भी अपनी वेबसाइट बनाते हैं, कोई भी सिस्टम बनाते हैं, तो आप उनके अंदर ऐसी ऐसी क्वालिटियाँ ऐड करते हैं कि जब यूज़र उसके आपके सॉफ्टवेयर को आपके सिस्टम को यूज़ करे उसको कोई दिक्कत ना आए। जब भी वो कोई चीज़ सर्च करता है तो विद इन सेकेंड उसको आप जो भी चीज़ वो सर्च करे उसको उसी टाइम जो है कि उसका रिस्पॉन्स मिल जाए, ठीक है। विद इन पैसिव ऑफ टाइम वो जो भी क्यूरीज है उसका आंसर उसको मिल जाए, ठीक है। उसका रिस्पॉन्स डिले ना हो, जो चीज़ वहाँ पे आपने एक्सप्लेन की हुई है वो इजी एंड कंसाइज वे में होनी चाहिए, ताकि जो भी बिगिनर या न्यू लर्नर होते हैं उस चीज़ को जो है कि विद इन पैसिव ऑफ टाइम जो ना चीज़ें फिगरेशन कर लें, अच्छी तरह से उसको समझ लें, ठीक है। ये एक्सपर्ट सिस्टम की करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, लाइक क्वालिटीज़ होती हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क का क्वेश्चन है कि पीपल इन्वॉल्व इन एक्सपर्ट सिस्टम प्रोजेक्ट कौन कौन से होते हैं। एक डोमेन एक्सपर्ट होता है, सेकंड नॉलेज इंजीनियर होता है और थर्ड वन जो आपके पास होता है एंड यूज़र। लेकिन ये पेज बुला रहा है और आपने थर्ड क्या
इसका जो तीसरा है वो है एंड यूज़र, ठीक है, ये आप निकाल लेना है। डोमेन एक्सपर्ट क्या होता है, इसको अपने स्पेसिफिक फील्ड के अंदर नॉलेज होता है ईच एंड एवरीथिंग का, ठीक है। और नॉलेज इंजीनियर ये होता है, ये तो एक काम करता है कि डोमेन एक्सपर्ट से क्या करता है, नॉलेज लेता है और फिर जो है कि उस नॉलेज को यूज़ करके जो है कि अपना टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है, डिज़ाइन करना, टेस्ट करना, ये सारा कुछ ये काम करता है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ यहाँ पे मिस है, फॉरवर्ड किसकी थी, ये बैकवर्ड चेंजिंग है और ये फॉरवर्ड चेंजिंग है, ठीक है। यहाँ पे वो पेज ब्लर आ गया, मैं वैसे आपको बता देता हूँ फॉरवर्ड चेंजिंग क्या होता है। फॉरवर्ड चेंजिंग में ये होता है कि आपको ये देखिए, ये आपको एक पैराग्राफ मिला हुआ, ठीक है, ये पैराग्राफ मिला हुआ, ये गोल है, गोल मीन दैट कि ये देख आपको सर्कल कर दे तो ठीक है, ये आपका फाइनल डेस्टिनेशन है और ये आपका स्टेटमेंट है। अब मैं आपको स्टेटमेंट दे देता हूँ कि कोई भी चीज़ मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ। अब आपने क्या करना है कि इस स्टेटमेंट से इस फाइनल तक जाने के लिए ना आपको स्टार्टिंग से फाइनल तक जाएंगे, ये आपका फॉरवर्ड होगा। लाइक ये आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है, ये आपकी प्रॉब्लम है और ये आपका क्या है, सलूशन है, ठीक है, ये आपका सलूशन सॉल्व हो गया। अब आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वहाँ से लेकर आपके सलूशन तक जो भी चीज़ होगी ये आपको क्या कहलाएगी, फॉरवर्ड चेंजिंग कहलाएगी, ठीक है। और बैकवर्ड चेंजिंग क्या होती है, ये जो है आप क्या करेंगे, इसको उलट कर देंगे, सलूशन से स्टेटमेंट की तरफ जाना ये क्या होगा, बैकवर्ड। अगर आप प्रॉब्लम से सलूशन की तरफ जाएंगे फॉरवर्ड और सलूशन से प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे तो ये आपका बैकवर्ड कहलाएगा। इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। फॉरवर्ड चेंजिंग क्या होता है, अगर पाकिस्तान ने 100 स्कोर बनाया तो इंडिया मैच जीत जाएगा। अब आपने फॉरवर्ड चेंजिंग में क्या करना है, अगर कोई एक पर्सन आता है वो आपको बोलता है कि अगर पाकिस्तान ने 100 स्कोर रन किए तो आप फ़ौरन जवाब क्या देंगे, इसके आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, आप कहेंगे इंडिया मैच जीत जाएगा। डेफिनेटली आपको पता है कि ये आपकी पहली प्रॉब्लम है, ये उसने बोला है, तो नेक्स्ट फॉरवर्ड के अंदर आगे आप ये स्टेटमेंट खुद बोलेंगे। इसी तरह जो बैकवर्ड के अंदर की बात हम करते हैं तो बैकवर्ड में क्या होता है, हमने क्या करना है, सलूशन से प्रॉब्लम की तरफ जाना है। ऐसे करना है ना, सलूशन हमारे पास क्या है, ये एंड का है, ये सलूशन है और ये हमारे पास प्रॉब्लम है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से जो है ना पीछे जाना है। तो अब क्या, एक पर्सन आएगा वो आपको बोलेगा अगर इंडिया मैच जीत जाए तो आप फ़ौरन जवाब क्या देंगे, पाकिस्तान ने 100 स्कोर बना लिए। आगे आपको समझ कि आपने क्या करना है कि बैकवर्ड के अंदर जो लास्ट स्टेटमेंट होगी, जो गोल होगा आपका, वहाँ से बैक की तरफ मूव करेंगे, प्रॉब्लम की तरफ। फॉरवर्ड क्या होगा, स्टार्टिंग से एंड की तरफ, गोल की तरफ आप जाएंगे। और इसके अंदर ये चीज़ें वही एक्सप्लेन जो मैंने आपको करवाई हैं। क्या करेंगे, जहाँ से आपने गोल से स्टार्ट करना होगा और आपने प्रॉब्लम की तरफ जाना है, ये चीज़ें आपने कर लेनी है। प्रोसेस कंटिन्यू इन द रिकर्सिव फैशन होता है और प्रीमाइसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव बोलते हैं। एंड ये चीज़ें वही चीज़ एक्सप्लेन की गई है फॉरवर्ड चेंजिंग की, मैंने यहाँ पे की है। ए टू बी की तरफ हम जा रहे हैं तो मैंने क्या बोला, ए इट इज़ रेनिंग, तो बी में मैं क्या बनाऊँगा कि द रोड इज़ वेट, ठीक है। अगर बारिश हुई तो डेफिनेटली जो रोड होगा वो बारिश की वजह से गीला हो जाएगा। और अगर इसी का मैं बैकवर्ड बनाता हूँ, मैं क्या पहले बोलूँगा, पहले मैं बोलूँगा ये देखें, ए टू बी है ना, अब मैंने मेरे पास बी क्या है, द रोड इज़ वेट, तो बी ये है। ए मेरे पास कौन सा, ये देखें, मैं बोल दूंगा द रोड इज़ वेट, ठीक है। तो ये क्या, पहले गोल है फिर आप फाइनल की तरफ गए हैं, ये बैकवर्ड में। और फॉरवर्ड क्या है, पहले आपके पास प्रॉब्लम थी, उसको स्टेटमेंट की तरफ आप गए हैं। एंड अच्छा, ये आपका बैकवर्ड चेंजिंग और फॉरवर्ड चेंजिंग के अंदर डिफरेंस है। तो फॉरवर्ड चेंजिंग के अंदर आप क्या करते हैं, इसमें BFS का यूज़ करते हैं। तो इसमें आपके पास ये जितनी भी स्टेट्स हैं, ठीक है, ये आपका जो है कि फ़ाइनल गोल आ जाता है, ठीक है। और DFS के अंदर क्या होता है, नहीं, बैकवर्ड चेंजिंग के अंदर आप क्या करते हैं कि डेप्थ फर्स्ट स्ट्रैटेजी को आप यूज़ करते हैं। DFS को इस्तेमाल कर, इसका आप प्रिपरेशन देख लीजिए, अभी मेरे माइंड से स्लिप है। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर आप गोल से लेके स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। बैकवर्ड में क्या होता था, आपके पास ये गोल होता था और ये गोल है, मैंने सर्कल बना दिया है और ये आपकी स्टेटमेंट है, ठीक है। आपने क्या करना है, गोल से स्टेटमेंट की तरफ जाना है। तो बैकवर्ड के अंदर तो DFS का क्या होता है कि आपने ऐसे करना है, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी आपने क्या करना है, इन पे जो है ना ये देखिए, DFS को अप्लाई करेंगे, गोल के बाद स्टेट में मिल गई है तो बाकी पे अप्लाई नहीं करेंगे। अब देखें कि ये मेरे पास गोल है, मुझे यहाँ पे सोल्यूशन मिल गया। अब मैं यहाँ से आया हूँ, मैं चेक करूँगा अपनी प्रॉब्लम मैं देखता हूँ मुझे यहाँ पे मिल गई है। अब इसकी रिमेनिंग जितनी
भी मेरे पास और चीज़ें होंगी ना स्टेट्स में, सो उनको मैंने नहीं देखना। जस्ट मेरे जहाँ पे मुझे गोल मिल गया, अपना सोल्यूशन मिल गया, मैंने वहाँ पे ही रुक जाना है। जिस तरह ये होता है कि आप अपने लिए कोई भी चीज़ फाइंड कर रहे होते हैं बुक्स के अंदर, कोई भी लाइक क्विज़ है तो आप देख रहे होते हो उसका आंसर करेक्ट है। अगर आपको जहाँ पे आंसर करेक्ट मिल जाता है आप बाकी चीज़ों को स्किप कर देते हैं। तो जस्ट यहाँ पे भी यही चीज़ आपने करनी है। अच्छा, इसमें अगर एक्सपर्ट सिस्टम की डेफिनेशन है कि एक्सपर्ट सिस्टम की क्वालिटीज़ मैंने बताई हैं। और यहाँ पे एग्जांपल ये है कि एक्सपर्ट सिस्टम अपना जो भी सॉफ्टवेयर बनाता है, जिस तरह MS वर्ड बनाया है जिसने, अब जिस पर्सन ने MS वर्ड बनाया है तो उसके अंदर उसने कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स ऐड की, बहुत अच्छी की हैं। लाइक अगर आप MS वर्ड में कोई चीज़ लिख रहे हैं तो आपके वर्ड्स जो है कोई गलत है, सिनोनिम उसका गलत है, या जो भी चीज़ आप लिख रहे हैं तो वो क्या करेगा, उसको रेड कर देगा। इट्स मीन दैट कि ये चीज़, ये स्पेलिंग गलत है या आपने इसको सही से नहीं लिखा, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसको जो है ना सही कर देगा या आपको अंडरलाइन कर देगा रेड से। इससे आपको नॉमिनेशन हो जाएगी कि ये जो है ना मिस्टेक्स है। वैसे अगर आप ढूंढते आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होना था, कुछ आपकी मिस्टेक मिलती कुछ ना मिलती, लेकिन यही जो चीज़ें उन्होंने ऐड की ये बहुत अच्छा किया है। अच्छा, डिज़ाइन ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम कौन सा होता है, फेजिबल स्टडी है, रैपिड प्रोटोटाइपिंग है, अल्फ़ा सिस्टम है, बीटा सिस्टम है, मेंटेनेंस एंड एवोल्यूशन, ये भी आप कर लीजिएगा। अच्छा, लीनियर मॉडल क्या होता है, लीनियर मॉडल में जब भी आप एक्सपर्ट सिस्टम को बनाने में आप लीनियर का यूज़ करते हैं, लाइक आप कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो आप क्या करते हैं कि उसके अंदर आपने चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। तो आप एक्सपर्ट सिस्टम की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या होती है, जो भी एक्सपर्ट पर्सन होता है, एक्सपीरियंस वाला होता है, वो क्या करता है कि हर चीज़ को ब्रीक से और बहुत ही डीप से जो है ना स्टडी करता है और फिर हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप लेके चलता है। जब आप चीज़ों को एक सीक्वेंस वाइज में लेके चलते हैं तो वो चीज़ें आपकी वेल वे के अंदर जो है ना बनती हैं। इसके आगे जो मॉडल्स हैं, ये आपका 5 मार्क का क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या, पहले आप प्लानिंग करते हैं, कोई भी सिस्टम आपने बनाना है तो जो एक्सपर्ट पर्सन होगा पहले प्लानिंग करेगा, सारा कुछ करेगा कि इसके ऊपर कास्ट कितनी आनी है, इसको मैंने किस तरह से बिल्ड करना है, कौन कौन सी चीज़ें फ्यूचर इसके अंदर ऐड करनी है। फिर नॉलेज एक्विजिशन होती है, उसको एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस किया जाता है कि मेरे साथ कौन कौन सी टीम होनी चाहिए, मैं किन टीम को ऐड करूँ, एक्सपर्ट पर्सन कौन से होने चाहिए, हर फील्ड के रिलेटेड जो है ना जितने भी एक्सपर्ट पर्सन होंगे वो ऐड करेंगे। नॉलेज डिज़ाइन होता है, फिर क्या करेंगे कि उसके ऊपर अपने जो भी उनके पास एक्सपर्टीज़ होंगी वो उसके अंदर जो है कि ऐड करेंगे और अपने सिस्टम को बनाना स्टार्ट करेंगे। फिर कोडिंग करेंगे और फिर जब जो कोडिंग करेंगे तो आपका सिस्टम रेडी हो जाएगा। फिर उसकी वेरिफिकेशन करेंगे, उसको चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे, जहाँ पे कोई एरर होगा उसको सही कर देंगे और देन जो कि आपका अगर 100% ठीक होगा सिस्टम तो उस सिस्टम को लॉन्च कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ें इसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ पे ये चीज़ें 1 बाय 1 एक्सप्लेन की गई है, मैंने आपको सारी चीज़ें करवा दी हैं, जस्ट आपने इनको एक अच्छे से वे में निकाल लेना। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन था, ये आपने देख लेना, 3 मार्क्स इंपॉर्टेंट्स है कि यहाँ पे जो है कि 2 मेथड होते हैं कि नॉलेज को गेट करने के लिए। एक हम जो कि डायरेक्ट वे से डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं और एक इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं। ये इनडायरेक्ट मेथड है और पहले आपका पॉइंट्स है डायरेक्ट मेथड। ये आपने ना जो हैंड नोट्स उसमें देख लेना, यहाँ पे ब्लर रहा है, ये यहाँ पे पिक्स क्लियर नहीं है, यहाँ पे क्या है डायरेक्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, डायरेक्ट मेथड में आपने क्या करना है कि जो भी इन्फॉर्मेशन लेनी होती है आप डायरेक्टली किसी पर्सन के पास जाते हैं, उससे चीज़ों की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उससे कम्युनिकेशन करते हैं, वो चीज़ों आपको अबाउट बता देता है उस चीज़ के रिलेटेड। ठीक है, और इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, आप क्वेश्चनरी करते हैं, मीन दैट कि आप जो कि सोशल मीडिया के ऊपर टिकटॉक, फेसबुक या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से आप इनडायरेक्टली वे में बात करते हैं और इन्फॉर्मेशन गाइड करते हैं। अगर आपको किसी पर्सन से बात करनी होती है डायरेक्ट पूछने के लिए, आप अगर उससे नहीं पूछते उस पर्सन के अनदर किसी थर्ड पर्सन से आप पूछ लेते हैं तो आप क्या होगा कि आपको चीज़ों का आंसर मिल जाएगी। अच्छा, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इनडायरेक्ट मेथड के कि उसके क्या, अगर आप जो भी एक्सपर्ट पर्सन आप उससे इन्फॉर्मेशन नहीं लेते, उसके अल्टरनेट किसी इनडायरेक्ट पर्सन के पास जाते हैं, थर्ड पर्सन से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, हो सकता है कि उसको पास जितना भी नॉलेज होगा, हो सकता है कि जो चीज़ आप पूछनी चाह रहे हैं उसके रिलेटेड उसको नॉलेज हो, लेकिन वो आपको वेल वे में एक्सप्लेन नहीं कर रहा या उसको इतना नॉलेज ना जो चीज़ आप पूछ रहे हैं वो आपको बता रहा हो। ठीक है, और हो सकता है कि जो एक्सपर्ट है वो आपको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा जो कि आपकी क्वेरीज है उसके मतलब, या जो आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा, हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन आपकी इनकम्प्लीट हो, आप जो है ना वेल वे में उस चीज़ को जो है ना गेट नहीं कर रहे हों। एंड देन जो वो चीज़ें आपको प्रोवाइड की हैं या कर रहा है वो हो सकता है कि सही हो, वो हो सकता है कि सही ना हो, तो ये चीज़ें जो है ना वैरी करती, इसलिए जो है कि इनडायरेक्ट मेथड की ये जो है ना डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, अच्छा, नॉलेज एनालिसिस क्या होता है, इसके अंदर हम जो है कि नॉलेज के ऊपर फोकस करते हैं, उसी को लेके हम जो कि अपने सिस्टम को बिल्टअप करना स्टार्ट करते हैं। इन्फ्रेंस नेटवर्क्स क्या होता है, इन्फ्रेंस नेटवर्क के अंदर क्या है कि इन दिस नॉलेज ऑफ रूल्स एंड स्ट्रेटजी आर कंबाइंड
टू ईच अदर। इसके अंदर जितने भी रूल एंड रेगुलेशन होते हैं उन सारों को आपस में कंबाइन किया जाता है इन्फ्रेंस नेटवर्क के अंदर। फ्लो चार्ट आल्सो कैप्चर नॉलेज ऑफ स्ट्रेटजी। ये आपको ये देखिए ये चीज़ बनी हुई है ना, यही आपका एक फ़्लो बना हुआ है। फ्लो में क्या होता है, पहले ये पॉइंट्स, पहले ये एक पॉइंट्स है, फिर उसके नीचे ये होगा, उसके नीचे ये होगा, ठीक है। जिस तरह आपके पास एक कोई भी इंस्टीट्यूशन ले ले, पहले क्या होता है कि CEO होता है, फिर उसके नीचे GM होगा, फिर मैनेजर होगा, फिर स्टाफ मेंबर होंगे, एम्प्लॉई होंगे, नीचे जो है कि जो भी वर्कर काम कर रहे होंगे। जो मीन दैट के स्टेप बाई स्टेप जो है ना हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं। वहाँ पे आपका फ्लो चार्ट के अंदर मेंशन भी होता है कि ये आपका हेड डिपार्टमेंट है, उसके नीचे डिपार्टमेंट है, फिर एम्प्लॉय स्टाफ मेंबर हैं, जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, वर्कर हैं या जो भी हैं, ये सारी चीज़ें इसको फ्लो चार्ट बोलते हैं। मीन दैट के एक सीक्वेंस में चीज़ें चल रही होती हैं। नॉलेज डिज़ाइन क्या होता है कि जिसमें आप नॉलेज आपको जो भी होता है उसको आप यूज़ करके अपने नॉलेज को, अपने सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं। नॉलेज की डेफिनेशन, डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं। अच्छा, जो आगे है क्लिप्स, ठीक है। क्लिप्स क्या होता है, क्लिप्स स्टैंड फॉर सी लैंग्वेज इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन सिस्टम में इंपॉर्टेंट्स है ये एब्रीविएशन भी, और इसके कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। क्लिप्स इज़ यूज़ फॉर एक्सपर्ट सिस्टम। कौन सी यूज़ कर एक्सपर्ट सिस्टम करता है, वो क्यों करता है, ताकि वो जो है कि अपने सिस्टम को जो है कि बनाने के लिए उसके जो भी प्रोग्राम वगैरह यूज़ करके सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ये चीज़ यूज़ करते हैं। और इसको हम क्या करते हैं, रूल बेस भी हम इसको कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज़ हेल्प टू क्रिएट द एक्सपर्ट सिस्टम, ठीक है। अच्छा, क्लिप्स है, और एग्ज़िट करने के लिए अपने प्रोग्राम को क्या करते हैं, आप ये यूज़ करते हैं स्टेटमेंट एग्ज़िट की। और अगर आपने कोई भी चीज़ दो आप नंबर ऐड करने हैं तो ये आपके क्वेश्चन भी आ सकता है। आप क्या करेंगे, कमांड यूज़ करें क्लिप्स, और ये इस तरह ग्रेटर दैन का सिंबल यूज़ करेंगे और स्पेस। और आपने क्या करना है, ये जो भी सिंबल ऐड करने हैं प्लस के माइनस के, वो आपने पहले करने हैं। फिर आपने अपने दो जो इंटीजर नंबर देने हैं, पहले एक देंगे, फिर स्पेस देके आकर दूसरे देंगे, तो ये क्या करेगा 3 + 4 इस तरह करेगा। लेकिन आप जब इसकी प्रोग्रामिंग में लिखेंगे तो आप क्या करें, पहले 3 लिखेंगे, फिर पहले प्लस लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर बीच में स्पेस देंगे, फिर आगे 4 लिखेंगे और इसको इस तरह ब्रैकेट्स में बंद कर देंगे, तो वो स्टेट में इस तरह से जो है ना वो कैलकुलेट करेगा। अच्छा, इफेक्ट्स क्या होते हैं, इफेक्ट्स को किस तरह से ऐड किया जाता है, इसका आपने अच्छी तरह से जो है ना आपने इसका जो है पैटर्न याद कर लेना है, स्ट्रक्चर किस तरह करना है। पहले आप क्या करें, क्लिप्स करेंगे, ग्रेटर देन पे एजिट्स की ये आप कीवर्ड यूज़ करें, ये इंपॉर्टेंट है आपके शार्ट क्वेश्चन में भी और MCQs में भी कि इफेक्ट्स के लिए कौन सी यूज़ करते हैं। एजिट ब्लैंक मेन और नेम अहमद कर देंगे, ठीक है। और व्यूइंग फैक्ट लिस्ट को अगर देखना है तो आप ये फैक्ट्स की कमांड यूज़ करेंगे। अगर आपने फैक्ट्स को रिमूव करना है तो क्या करेंगे, रीट्रैक करेंगे। ये MCQs है 1 मार्क्स, और प्लस ये आपका शार्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि आपको कोई छोटा सा प्रोग्राम बनाने के लिए रीट्रैक का यूज़ करते हैं। अच्छा, और उसके बाद आपको मैं बता देता हूँ, ये चीज़ें आपने निकाल लेनी है। कंपोनेंट्स ऑफ रूल होते हैं जहाँ पे आपने ये देन और ग्रेटर देन का देन लगाना है, तो आपने यहाँ पे ये इक्वल और ग्रेटर देन का लगाएंगे तो ये आपके पास देन आ जाएगी, ठीक है। ये स्टेटमेंट ठीक होगी या ये होगी, ठीक है, दोनों में से कोई है। अच्छा, क्लियर ऑल कंस्ट्रक्ट के लिए आप क्या करेंगे, क्लियर कमांड का यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। प्रिंट आउट इंपॉर्टेंट है, ये आपका 3 मार्क का क्वेश्चन भी आया हुआ था कि आप एक आपने बोला था एक हेलो वर्ल्ड है, ठीक है, HELLO हेलो WORL सॉरी हेलो वर्ल्ड। उन्होंने बोला था ये हेलो वर्ल्ड को क्लिप्स में आप किस तरह से करेंगे, तो आपने क्या करना होगा, ये ब्रैकेट लगानी है, प्रिंट आउट T और ये कोटेशन लगानी है, इसके अंदर आप हेलो वर्ल्ड करेंगे एंड देन आपने CRLF कर देना है, तो ये आपके पास हेलो वर्ल्ड जो है कि आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको आनी चाहिए, इसका ये स्ट्रक्चर आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ये 3 मार्क का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, नेक्स्ट वन है हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है, और इसके बाद अनसर्टेनिटी। क्या होता है अनसर्टेनिटी, मतलब जिस चीज़ के मुतालिक आपको नॉलेज नहीं होता या आपको नॉलेज जो कि मुकम्मल नहीं होता उसको आप बोलते हैं। अगर ये देख के मैंने बोला है कि उमर इज़ टाल, अब मुझे तो नहीं पता कि उसकी हाइट कितनी है, कितने फुट, कितने इंच है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता। बस उन्होंने बोल दिया कि उमर इज़ टाल, मीन दैट कि उसकी उम्र जो है ना टाल है। तो अब हम इसको एग्जैक्ट वे में नहीं बता सकते कितनी है एग्जैक्ट, या ये बस हम इसमें अंदर जो है ना अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, क्लासिकल सेट्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल सेट के अंदर ये देखिए, ये आपके पास आउटसाइड मंकीज़ है, कंप्यूटर्स हैं, फिश है, लेकिन इस ब्रैकेट्स सर्कल के अंदर क्या है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे है।
ठीक है। इसके अंदर जो एक बाउंड्री के अंदर जो भी चीज़ आप उन्होंने लिखी है तो मेंशन किया, हमें पता चल गया ये मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ये किस में आ रहा है, ये हमारे पास हफ्तों के नेम है, ये वीक के नेम है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ बिल्कुल इन्होंने क्लियर एक्सप्लेन की हुई है। तो हम जो भी चीज़ लिखी होगी बाउंड्री के अंदर वो बिल्कुल क्लियर होगी स्टेटमेंट, हम उसको देख के ईजी वे के अंदर जो है कि अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक है, और जो आउटसाइड होगा उसके साथ हमारा लिंक नहीं होगा, जैसे इसका बाउंड्री के साथ हमारा लिंक होगा। ठीक है, और अगर आपको ये हैंडल्स रिक्वायर है तो आप 0305586895 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, फौजी सेट्स क्या होता है, फौजी सेट के अंदर जो है कि ये चीज़ें बाउंड्री के अंदर भी एग्जिस्ट करेंगी और बाउंड्री के बाहर भी करेंगी, और इसके अंदर ये चीज़ें जो है ना क्लियर जो है ना एक्सप्लेन नहीं होगी। ठीक है, ये लिखा हुआ फौजी सेट अनलाइक क्लासिकल सेट। ठीक है, ये देखिए एक एमसीक्यूज़ एक 1 नंबर का एमसीक्यूज़ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप अच्छे से कर लीजिएगा। आपने जब एग्ज़ाम दे के आना है तो आपने मुझे मस्ट फीडबैक देना है कि आपको मेरी वीडियो से कितना % पेपर आपके एग्ज़ाम में है और मेरी वीडियो आपके लिए क्या हेल्पफुल थी कि नहीं। ठीक है, ये लाजमी आपने मुझे देना है, मस्ट ये आपके लिए एक है, और ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। फौजी सेट्स की चीज़ें मैं आप इसके अंदर जो है कि एक क्लासिकल है सेट और फौजी सेट है। क्लासिकल सेट के अंदर क्या होता है कि इसमें आपके पास एक मुकम्मल स्टार्टिंग बाउंड्री दी जाती है, और इसकी जो मेंबरशिप वैल्यू होती है वो 0 और 1 होती है। जिस तरह बाइनरी नंबर होता है 0 और 1, इसी तरह ये होता है। इसमें जो भी चीज़ें होंगी वो एक्यूरेट फॉर्म के अंदर हमें एक्सप्लेन की जाएंगी ताकि हम इजली जो है ना चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। फौजी वैल्यू के अंदर जो है कि ये चीज़ें जो है कि पॉइंट्स में होती हैं। ठीक है, और इसके अंदर पॉइंट्स में होती है, लेकिन इसके अंदर जो कि एग्जैक्ट 0 और 1 होता है, जस्ट ये कर लें। और क्रिस्प वर्सेस फौजी होता है, तो इसके अंदर क्या होता है, फौजी सेट इज़ अ मल्टी वैल्यू फंक्शन होता है। ये आपने याद रखना है कि इज़ अ मल्टी वैल्यू फंक्शन होता है, और इसकी जो है ना आप 2 से 3 लाइनें अच्छी तरह से कर लीजिएगा तो आपके लिए इनफ है। अच्छा, आगे आपके पास आ जाता है कि फ़ौजी लॉजिक क्या होती है। इसमें फ़ौजी के अंदर मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हम चीज़ों को पॉइंट्स के अंदर काउंट करते हैं। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि एक पर्सन है जिसकी हाइट जो कि 7 फुट जो है ना से कम है। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे कि इसकी उम्र इसकी जो है हाइट है ये कितनी होगी, 6 फुट और एंड 1 इंच या समथिंग। ठीक है, मीन दैट कि इसकी 7 नहीं है लेकिन इससे कम है, तो जब कम होगी तो हम बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट के अंदर बताएंगे कि इसकी कितनी है। ठीक है, ये फौजी लॉजिक होता है। और अगर क्लासिकल सेट के अंदर क्या होता है कि इसमें जो भी चीज़ होगी बस हमें जो है ना उसमें बता देनी है डायरेक्टली हाइट। अगर मैं इसमें चीज़ों को हम डायरेक्टली जो बता देते हैं ये चीज़ बड़ी है या छोटी, जिस तरह मैं आपको बोलता हूँ कि एक पर्सन है जिसकी हाइट टाल है। ठीक है, टाल है लेकिन टाल कर देते हैं, और अगर थोड़ा सा अगर कम है तो हाइट को हम बोल देंगे ये स्मॉल है। अगर वो टाल है तो हम बोलेंगे इसकी जो हाइट टाल है, अगर कम है थोड़ी सी भी कम होगी टाल से तो हम बोलेंगे ये जो है ना स्मॉल है। ठीक है, इसमें ये चीज़ें जो है डायरेक्ट कर देते, इसमें हम पॉइंट में चीज़ों को फिगर आउट नहीं करते। अगर ये मैं एक चीज़ यहाँ से लेके मेरे पास एक है, ये देखिए मेरे पास एक स्केल है। ठीक है, और यहाँ तक जो है ना एक चीज़ है, मेरे पास एक चीज़ है उसकी जो है ये यहाँ तक है। ठीक है, और यहाँ से थोड़ी बहुत कम है, तो मैं क्या कहूँगा कि इसके जो है ना साइज़ थोड़ा सा यहाँ से कम है, तो आप बोल देंगे कि ये स्मॉल, इसका साइज़ जो है कि स्मॉल है। ठीक है, अगर इसे थोड़ी सी इस बाउंड्री से ज़्यादा होती तो हम बोल देंगे कि ये जो कि साइज़ में हमारे पास बड़ी है। और इसके जो एप्लीकेशन है ये इंपॉर्टेंट्स हैं कि सेल्फ फोकसिंग कैमराज है, वॉशिंग मशीन है, ऑटोमोबाइल इंजन कंट्रोल है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है, कलर फिल्म डेवलप सिस्टम है, सावी कंट्रोल है, कंप्यूटर प्रोग्राम ट्रेडिंग सक्सेसफुली इन फाइनेंशियल मार्केट्स। इसके जैसा आपने पॉइंट्स जो है ना पॉइंट्स अच्छी तरह से कर लेने हैं। और बुलियन एंड वर्सेस फौजी क्या होता है, बुलियन के अंदर आपको पता हो कि चीज़ें यस या नो में होती हैं, 0 और 1 होता है। ठीक है, मसलन अगर मैं कहता हूँ कि मैंने खाना खाया, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मैंने खाना खाया या मैंने नहीं खाया, जस्ट ये 2 चीज़ें यस या नो में है। ठीक है, और फौजी के अंदर क्या होता है कि आप बोलेंगे कि मैंने खाना खाया लेकिन बहुत कम खाया है, तो बहुत कम आपने कितना खाया आप बता देंगे कि ये मेरे 1 रोटी है और मैंने ये इसका मिड करेंगे तो हाफ है, मीन दैट कि मैंने हाफ़ रोटी खाई है। ठीक है, इसमें आप चीज़ों को बिल्कुल बता देंगे कि मैंने कितनी खाई, वही चीज़ मैंने आपको बताई जो पॉइंट में आप बताते हैं, अगला पर्सन अंडरस्टैंड करिए। अच्छा, ये देखिए चीज़ है कि अब देखें अगर इसकी हाइट जो है कि ये टालनेस है। ठीक है,
अगर ज़ीरो से थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी तो हम बोलेंगे कि ये स्मॉल नहीं है, ये बड़ी है, ठीक है। अगर ये देखिए ज़ीरो है, ज़ीरो से कम है तो हम बोल देंगे ये स्मॉल है, ज़ीरो से बड़ी होगी तो हम बोल देंगे ये क्वाइट टाल। ये देखिए अगर बड़ी है, एक से कम है लेकिन ज़ीरो से बड़ी, ये मैंने क्या बोला, क्वाइट टाल, मीन दैट कि बड़ी है। जो भी चीज़ उस बाउंड्री से थोड़ी सी भी बड़ी होगी हम डायरेक्टली बोल देंगे ये क्वाइट टाल है, और थोड़ी सी बाउंड्री से कम होगी लाइक ज़ीरो से कम, हम बोल देंगे कि ये स्मॉल है। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। लॉजिकली एंड फॉजी ऑपरेटर्स होते हैं, ये एंड है, ये आर है और ये नॉट है। एंड के अंदर ये हमने CS302 में भी आप पढ़ चुके हैं। इसके अंदर क्या होते हैं कि दोनों वैल्यू सेम होंगी तो आंसर 1 आएगा, बाकी 0 आएगा। और आर ऑपरेटर के अंदर क्या होता है कि इस दोनों स्टेट में अंदर कहीं भी 1 आएगा तो वो आंसर 1 होगा, और 0 होगा तो दोनों स्टेटमेंट तो 0 आ जाएगा। नॉट के अंदर क्या होता है, अगर आपकी स्टेटमेंट 0 है तो उसको 1 हो जाएगी, अगर आपकी स्टेटमेंट 1 है तो वो आपके पास 0 हो जाएगी, ठीक है। ये देखें, ये चीज़ यहाँ पे भी एक्सप्लेन की गई है। और फॉजी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन आपने कहाँ लेनी, मैं यहाँ से अपनी वे में लिखी है। जब भी आप कम्बिनेशन करते हैं दो फॉजी स्टेट्स को, ठीक है, और जो कि आपके पास एक न्यू फॉजी स्टेट मिल के आएगी तो उसको आप फॉजी ऑपरेटर्स कहते हैं। जो भी चीज़ है, अगर देखें कोई भी चीज़ आपने बनानी है प्रोडक्ट, दो चीज़ें आप मिलकर बनाएंगे, दो चीज़ें आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक चीज़ प्रोडक्ट आपकी बन जाएगी, ठीक है। सो इसी तरह ये है कि आपके पास कोई भी दो फौजी स्टेट हैं, वो मिलाएंगे तो एक आपके पास फौजी सेट बन जाएगा। और लॉजिक की वजह से ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इनको रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर क्या होता है। नोमिनेटर आपकी मेंबरशिप वैल्यू होती हैं, और डिनोमिनेटर के अंदर जो कि वेरिएबल की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो इसके अंदर आती है। फौजी रूल्स होते हैं, इसके अंदर आपकी कंडीशन आ जाती हैं कि इफ़ एंड दैन की। ये देखो मैं यहाँ पे लिखूँ इफ़ एंड दैन, ठीक है। और फौजी इन्फ्रेंस सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि इनपुट से लेकर इनपुट से आउटपुट तक जितनी भी हमने मैपिंग वाला अमल जो होता है ना करवाना होता है, तो उसके अंदर जो है कि मैपिंग वाला अमल हम जो है ना बनाते हैं। ये आप कर लें, या इसकी जो ये डिमार्केशन की हुई है ये वाली हाईलाइटर से, इतनी आप इसकी डेफिनेशन कर लें तो आपके लिए इनफ है। और ये आपके एमसीक्यूज़ के लिहाज से ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आता भी, ये आपने अच्छी तरह से कर लेना है। अच्छा, इन्फ्रेंस प्रोसेस के 5 पार्ट्स होते हैं, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट्स है। इसमें आपके पास इनपुट वेरिएबल होते हैं, प्रीमाइजेस होते हैं, कॉन्सिक्वेंट्स होते हैं, रूल्स होते हैं, और डिफोजिफिकेशन ऑफ आउटपुट होते हैं, और एग्रीगेशन होता है, ठीक है। ये चीज़ें आप निकाल लेनी है, ठीक है। और एग्रीगेशन क्या होता है, ये आपको चीज़ में बता दो। आपके पास जितनी भी मल्टी वैल्यूज़ होती हैं या इंस्ट्रक्शन होती हैं, उनको आप सारी को होल एक ही सिंगल इंस्ट्रक्शन के अंदर आप उसको कन्वर्ट करते हैं, तो ये आपके पास एग्रीगेशन का कंसेप्ट कहलाता है। और उसके बाद आप कर लें फौजी इनपुट्स हमें बता दिए, एग्रीगेट्स ऑल आउटपुट, ये आपने इसकी देख लेना कंसेप्ट अच्छी तरह से डेफिनेशन। डिफोजिफी क्या होता है, डिफोजिफिकेशन का अमल क्या होता है, इसके अंदर ये आपकी डेफिनेशन लिखी हो, दी प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फौजी वैल्यू इनटू सिंगल वैल्यू। आपने ये कहना है कि फौजी जो वैल्यू होती है, फौजी वैल्यू होती है FUZZY, सो यहाँ पे वाई मिस्टेक से नहीं लिखा। वैल्यू को अगर आप एक सिंगल वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो ये आपके पास ये सिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट वन है कि आपके पास इंट्रोडक्शन टू लर्निंग है। तो मोटिवेशन क्या होती है, देखें कि आपने कोई भी काम करना है तो जब तक आप अपनी सेल्फ मोटिवेशन नहीं होगी तो आप अपना काम अच्छे वेल वे के अंदर नहीं कर सकते। किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपकी अपनी सेल्फ एबिलिटी इतनी होनी चाहिए, एक मोटिवेशन होनी चाहिए कि आप उस टास्क को जो है कि अच्छे वे में वेल जो है ना एक्सप्लेन एंड एलेबोरेट कर सकें। और लर्निंग क्या होती है, इसकी ये तीनों स्टेटमेंट्स आपने अच्छी तरह से कर लेनी है। और ये तीनों आपसे पूछ सकते हैं कि हर्बर्ट सिमन कौन सी है, रिचार्ड मिलिस की कौन सी है, मार्विन मिन्स की कौन सी है। हर्बर्ट सिमन की ये आपने याद रख लेना है कि जो भी इंफॉर्मेशन लर्निंग चीज़ होती है वो आपके सिस्टम को के अंदर जो भी आप चेंजेस लाती हैं, तो जिस वजह से जो आपका सिस्टम एनेबल होता है कि जो आपकी जितने भी जो टास्क हो रहे हैं अच्छे से अच्छे वैल्यू के अंदर जो कि जो है ना परफॉर्मेंस। जिस तरह व्हाट्सएप है, अब देखिए व्हाट्सएप की न्यू से न्यू अपडेट आती है, न्यू से न्यू वर्जन आते हैं। जिस तरह वंस व्यू का ऑप्शन आ गया कि आपने रिकॉर्डिंग भेजनी है और वॉइस नोट भेजना है या वीडियो पिक्स भेजनी है तो आप वंस व्यू में लगा सकेंगे। अभी रिसेंट जो है ना अपडेट है, इस मीन दैट कि जो भी आपके सिस्टम के अंदर लर्निंग की वजह से जो चीज़ें आती हैं, चेंजेस आती हैं, वो एक पहले से जो है ना बेहतर से बेहतर होती हैं, ठीक है। और इसके बाद रिजल्ट मिस्की क्या है, लर्निंग इज अ कंस्ट्रक्टिंग और मॉडिफाइंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट इज़ बीन एक्सपीरियंस। और मानव मिस्की कहते हैं कि लर्निंग जब भी कोई चीज़ें आप लर्न करते हैं तो इज़ मेकिंग यूज हो चीज़ें इन अवर माइंड। जो चीज़ आप न्यू लर्न करते हैं वो आपके माइंड के अंदर चेंजेस लेके आती, अच्छी से अच्छी चीज़ें जो है कि आपके अंदर डेवलप होती हैं। लर्निंग टेक्निक्स
टॉपिक्स अवेलेबल होते हैं, ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क का शॉर्ट क्वेश्चन, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो आपने स्किप नहीं करनी। मैं बता आपको जो है ना मल्टी टाइम ये बता भी रहा हूँ, यहाँ पे डिमार्केशन भी की है। एक रूट लर्निंग होता है, डिडक्टिव लर्निंग होता है और इंडक्टिव लर्निंग होता है। रूट लर्निंग क्या होता है कि इसके रूट लर्निंग के अंदर आपके माइंड में जितना भी कंटेंट होता है या जितनी भी जो चीज़ें होती हैं, वो आप क्या करते हैं कि उस चीज़ को अगेन एंड अगेन जो है कि रिपीट करते हैं, तो वो वेल से वेल हो जाती हैं। डिटेक्टिव लर्निंग के अंदर क्या होता है कि आपके पास जितना नॉलेज पुराना होगा और आप उस अपने नॉलेज को यूज़ करके यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, डिटेक्टिव लर्निंग डजंट जनरेट न्यू नॉलेज। आपके पास जितना नॉलेज होगा ना, बस आपका उतना ही रहेगा, उसके बाद आपका न्यू नॉलेज नहीं आएगा। अब देखें कि आपको किसी चीज़ की अबाउट नॉलेज है, आप साथ साथ न्यू इरा के साथ जो है कि न्यू टेक्नोलॉजी के साथ आप अपने आप को अपडेट नहीं करते, तो आप कभी भी जो है ना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ मुंह मान नहीं कर सकेंगे। वो ये आपके पास आज से 10 साल पहले का नॉलेज होगा, 20 साल, वो तो आज काम नहीं आता, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी जो है कि दिन ब दिन जो है कि मुंह मान कर रही है, अच्छी से अच्छी चीज़ें आ रही हैं। जब आप अपने आप को टाइम के लिहाज से और इरा के लिहाज से अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, कभी भी आपके पास नॉलेज नहीं आएगा। अब ये देखें, ए इज़ इक्वल टू बी, बी इज़ इक्वल टू सी है, देन सी इज़ इक्वल टू ए। ये ए जो है कि प्रीवियस नॉलेज के पास ही आ गया, जहाँ से आपने स्टार्ट किया। मीन दैट कि यहाँ पे आपको न्यू नॉलेज नहीं मिलता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास है टॉपिक्स। इंडक्टिव लर्निंग क्या होता है, इंडक्टिव लर्निंग के अंदर होता है कि आप जो है कि अपना जो भी काम करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, वो स्टार्ट नॉलेज लेते हैं। आप बेसिक नॉलेज को लर्न करते हैं, उससे फिर आप इनिशिएटिव लेते हैं, आगे फिर आपको चीज़ें मिलती हैं। और यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन भी आ सकता है, इंडक्टिव लर्निंग एल्गोरिथम के 2 कॉमन जो है फैक्टर कौन से हैं और स्टेटमेंट्स बताएं। तो एक का वेरिएंस स्पेसिस है और दूसरा ID3 है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। अच्छा, आगे है आपके पास है कि अप्लाइड लर्निंग क्या होती है। तो एप्लीकेशन यूज़ है, लर्निंग एल्गोरिथम होते हैं, ये स्पोकन डिजिट्स होते हैं, वर्ड रिकॉग्निशन होता है, हैंड राइटिंग होता है, ड्राइविंग ऑटोनोमियस व्हीकल्स हैं, पाथ फाइंडर है, इंटेलिजेंस होम है। ये बस आप जिसके ना 5 पॉइंट्स का लें आपके लिए, ये के लिए इनफ है, ठीक है, जो भी आपको ईजी लगते हैं। और जनरल मॉडल ऑफ लर्निंग एजेंट्स पैटर्न रिकॉग्निशन के ये 3 होते हैं, इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क का शॉर्ट क्वेश्चन है, आया भी है। इनपुट है, प्रोसेसिंग यूनिट है एंड आउटपुट है। और आगे आपसे पूछ सकते हैं कि इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक कौन सी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। फीचर रिप्रेजेंटेशन है, डिस्टेंस मेजर है और जनरलाइजेशन है। फीचर रिप्रेजेंटेशन क्या क्या होता है कि इसके आप इनपुट के मतलब जितने भी जो फीचर्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसके अंदर आप ऐड करते हैं। डिस्टेंस मेजर की क्या होता है, जो आपने इनपुट दी है और जो इनपुट आप अंदर इंसर्ट करते हैं, तो जो लर्नर होता है या जो भी जिस पर्सन ने ये किया है, ठीक है, जिसके पास एक्सपीरियंस होता है, वो इस एबल हो के वो चीज़ों को जो इनपुट आपने दी है, जो अच्छी इनपुट है वो भी सेपरेट करे, जो बुरी इनपुट है लाइक जो अच्छी नहीं है आपके सिस्टम के लिए फेजिबल नहीं है, तो उनको भी अलग करे। तो ये डिस्ट्रिक्ट मेरी के अंदर आता है। तो इसके अंदर आपने जस्ट 2 चीज़ों को डिस्टिंग्विश करना होता है इनपुट को लेके, कि जो पॉजिटिव इनपुट्स हैं उनको अलग करना, जो नेगेटिव इनपुट्स हैं उनको अलग करना होता है, ठीक है। आगे आपके पास है कि जनरलाइजेशन क्या होता है। आपके पास लर्नर ने जो भी चीज़ें पॉजिटिव प्लस नेगेटिव चीज़ें होती हैं, ठीक है, और जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, उनकी मदद से क्या करते हैं कि एक कंक्लूजन आप ऐड कर देते हैं। लाइक अगर मैं आपको एक कंक्लूजन ऐड कर मैं देता हूँ, जिस तरह एक बच्चा है, ठीक है, आप क्या करें, उसके एक हैंड के अंदर एक कैट जो है ना उसका बच्चा रख दें और दूसरे हैंड में एक परिंदे का रख दें, ठीक है, जो उड़ने वाला हो, ठीक है। जो कि एक आप परिंदे रखते हैं, उसको आप चिड़िया रख दें, स्पैरो आप रख देते हैं। तो आप उसको बच्चे को कहते हैं कि अपनी जो है ना आँख आप बंद कर लें, ठीक है, या उसकी आँख के ऊपर आप कोई पट्टी जो है ना बांध देते हैं। जब वो आप पट्टी बांध देते हैं तो वो अब उस चीज़ विजिबल नहीं होगी। अब जो परिंदा है, जो चिड़िया, वो उड़ जाती है। जब उड़ जाती है तो कुछ टाइम के बाद जो है ना उसके चिड़िया की जगह अल्टरनेट जो है कोई और चीज़ आके उसके हैंड में बैठ जाती है, लाइक स्पैरो जो लाइक पैरट बैठ जाता है, तोता बैठ जाता है, ठीक है। हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो आप बच्चे को नहीं पता कि ये जो कि पैरट आके बैठ, उसके जहन में क्या था, उसके जब उसने देखा था तो उसके हैंड में चिड़ी बैठी थी, लाइक स्पैरो बैठी हुई थी। अब जब वो उड़ कर गया तो उसका अल्टरनेट आके जो है कि पैरट बैठ गया। बच्चे को तो अब विजिबल नहीं है। अब उसके माइंड में क्या होगा, पैरट की जगह क्या होगा, स्पैरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो चीज़ उसके जहन के अंदर जो है कि बैठ गई है।
सो अब क्या है कि उस बच्चे ने क्या किया है कि पहले वाला जो नॉलेज था ना, उसी नॉलेज को यूज़ करके वही चीज़ उसने बताई है कि ये स्पैरो बैट होगा, क्योंकि अब उसके वो चीज़ विजिबल नहीं है। उसने अपनी प्रेडिक्शन निकाली है कि हाँ मेरे हैंड में चिड़िया बैठी हुई थी, अब वो गई है उड़ के और फिर वही चीज़ आके बैठ गई। ठीक है, उसने वही नॉलेज यूज़ की जो उसके पास था। लर्निंग सिंपल बेस्ड क्या होते हैं, हमने किसी भी चीज़ को फिगरेशन करवानी हो तो हम एग्जांपल दे देते हैं। मैं कहता हूँ कि एक पर्सन है जिसका घर बहुत बड़ा है, अब अगले को क्या पता है कितना बड़ा है, 1 कनाल का है, 2 का है, 10 मरले का, 5 मरले का है। तो मैं किसी चीज़ से एग्जांपल दे दूंगा, मैं कहूँगा कि एक पर्सन है जिसका घर इतना बड़ा है कि उसके घर के अंदर जो एक एरोप्लेन आके खड़ा हो सकता है, तो डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगी कि कितना बड़ा होगा। ठीक है, कितने किलोमीटर होगा, कितने किलोमीटर जो है ना उसकी लेंथ होगी, विड्थ होगी। मीन दैट कि अगर उसने एक आपको सिंबल से आपको नॉमिनेट करवा दी है, तो ये चीज़ होती है कि सिंबल बेस होता है, चीज़ों को आपने किसी चीज़ से जो है ना बताना होता है। अब यहाँ पे ये चीज़ें लिखी हुई हैं। एक स्टूडेंट है वो गुड स्टूडेंट है, तो डेफिनेटली उसके एक बच्चा पढ़ने वाला है, उसके ग्रेड भी आए होंगे और उसके क्लास के अंदर जो अटेंडेंस है वो भी आई होगी। एक स्टूडेंट है जो अच्छा है, मीन दैट उसके ग्रेड अच्छे हैं लेकिन वो जो क्लास के अंदर काम आता है। कुछ बच्चे होते हैं जो क्लास अटेंड नहीं करते लेकिन जो कि फिर भी उनके ग्रेड अच्छे आते हैं। और ये तो दो एक सेट मान गए। अब दूसरे सेट के अंदर क्या है कि एक स्टूडेंट है जो अच्छा नहीं है, उसकी क्या क्वालिटीज़ हो तक अच्छी हैं क्या बैड है। जो अच्छा स्टूडेंट नहीं होगा उसके ग्रेड कम होंगे लेकिन वो जो है कि क्लास के अंदर अटेंडेंस फुल होगी। कुछ बच्चे होते हैं जो कि जिनके ग्रेड कम आते हैं लेकिन वो क्लास के अंदर बाकायदा जो ना पार्टिसिपेट करते हैं। और दूसरे के जो स्टूडेंट कौन से अच्छे नहीं होते, वो जिसके एक तो ये है कि उसके ग्रेड अच्छे नहीं है, दूसरा उसके क्लास के अंदर जो कि रेगुलर भी नहीं है। ठीक है, और ये चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। प्रॉब्लम स्पेसिस हैं, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 मार्क का इंपॉर्टेंट है। एक ट्रेसेबल है और इनट्रेसेबल है। अच्छा, ट्रेसेबल और इनट्रेसेबल की डेफिनेशन आपने ये याद नहीं है कि क्या होती है कि दोज प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व इन अ पॉलिनोमियल टाइम आर टर्म इज कॉल्ड ट्रेसेबल एंड द अदर हाफ इज कॉल्ड इनट्रेसेबल। ये चीज़ आपने डेफिनेशन अच्छी तरह से निकालनी है, इंपॉर्टेंट है। और आगे यहाँ पे बताया गया है ट्रेसेबल प्रॉब्लम्स की जो एग्जांपल्स हैं, कितनी इसकी ब्रांचेज हैं, ये 2 हैं। एक स्ट्रक्चर है और एक कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। और इसके अंदर क्या, ये आपके पास एक क्वेश्चन भी आया हुआ था कि ट्रेसेबल प्रॉब्लम आर फर्दर डिवाइडेड। नंबर 1 था कि स्ट्रक्चर प्रॉब्लम एंड सेकंड ब्लैंक था, तो आपने कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिलेक्ट करना था। ये आपसे पूछ भी सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। तो स्ट्रक्चर प्रॉब्लम वो होती है जिसमें हमारे पास जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, उनको रिजॉल्व करके सोल्यूशन तक जब हम रीच होते हैं तो हम क्या करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेकर चलते हैं ताकि हम अपने डेस्टिनेशन लाइक गोल तक पहुंच सकें। कम्प्लेक्स प्रॉब्लम डेफिनेटली आपको चीज़ों से पता चला है कि ऐसी प्रॉब्लम होती है जो वेल डिफाइंड नहीं होती। ठीक है, जो हमारे लिए पेचीदगियाँ लेके आती है, वो आपके पास कम्प्लेक्स प्रॉब्लम आती है। आगे आपके पास एग्जांपल है, ये आपको एक डेली लाइफ की एग्जांपल दी गई है। इंस्टेंस स्पेसिस की 2 चीज़ें, एक टी है एंड बीपी है। ठीक है, डेफिनेटली जब भी पर्सन की तबीयत ख़राब होती है या तो उसका टेम्परेचर या बीपी जो ना मोस्टली चेक करते हैं। तो ये टी आपके पास क्या है, एल मतलब लो है और बीपी के एल का मतलब लो होता है, एन का मतलब नॉर्मल है। जब आपका ये चीज़ें आगे एस के मतलब होता है कि सिक नंबर क्या है। तो इसके आपके पास इंस्टेंस कितने हैं, ये 1 2 3 4 यहाँ तक 9 है। तो आप लिखेंगे 3 की पावर 3 के आगे 9 इंस्टेंस इसके आगे हैं। कंसेप्ट स्पेस क्या होता है, जब आपका टेम्परेचर और बीपी को कंबाइन करते हैं तो कंसेप्ट स्पेस बनता है। आप देखें, अगर आपका जो है 0 का मतलब होता है कि आप सिक नहीं हैं। ठीक है, 0 का मतलब सिक नहीं है और 1 का मतलब होता है कि यस आप बीमार हैं। अगर आपका टेम्परेचर लो होगा, बीपी लो होगा, तो आप बीमार नहीं होंगे। अगर आपका बीपी नॉर्मल होगा, डेफिनेटली आप बीमार हैं। यहाँ पे जब नॉर्मल दोनों में से टेम्परेचर या बीपी में से नॉर्मल आ जाएगा ना, वो डेफिनेटली आपको देखा जाए, आपको समझा जाएगा कि आप बीमार हैं। ये देखिए, यहाँ पे क्या नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल, दोनों आगे से मतलब आप नहीं हैं। यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे आइए तो 1 आगे का मतलब है कि आप बीमार हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कितने इंस्टेंस बनते हैं, ये 9 बन जाते हैं और टोटल नंबर कितने बने, 2 की पावर 9 बन जाती है। ठीक है, क्यों बनती, क्योंकि इसके अंदर आपके पास टेम्परेचर और बीपी आ जाता है इसलिए। और इसमें आपने क्या करना है कि यहाँ पे देखें, आपने इसको इस तरह से बनाना है। जब आपने मैथ पढ़ी है तो डेफिनेटली आपने अभी देखिए इस चीज़ को समझ जाना है, अदरवाइज़ आपको ये चीज़ें समझ नहीं आनी, आप इसको स्किप कर देना। पहले आपने 3 3 के पेयर बनाए, यहाँ से 1 से 9 है ना, ये 1 से स्टार्ट किया, 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने क्या करना, 1 भी 1 का 0 से स्टार्ट किया, फिर यहाँ पर मैंने 1 लिखा, फिर मैंने क्या किया, इसके ऊपर 1 लिखूँगा, फिर थर्ड में जाके इसके ऊपर लिखूँगा, फिर यहाँ पे ऐसे 1 भी 1 करके स्टेप लिखूँगा। तो एक टाइम आएगा जहाँ पे जो है कि जो मेरे ये ब्रैकेट्स है इसके अंदर सारे जो सेट के अंदर 1 1 आ जाएंगे। ठीक है,
और हाइपोथेसिस स्पेसिस क्या होती हैं, इसके कंसेप्ट कितनी है, मेरे पास 2 की पावर 9 थी क्योंकि एक टेम्परेचर बीपी था और 9 इंस्टेंस से इसलिए ये आ गया। एंड बाकी मैं ये देखें आपके पास एच की है टेम्परेचर और बीपी है, और अगर आपके पास जो है H1 होगा, इसका मतलब ये है कि आप बीमार हैं। अदरवाइज़ अगर आप बीमार नहीं हैं तो डेफिनेटली, अगर आप बीमार नहीं हैं तो H=0 हो जाएगा। इंस्टेंस स्पेस मैंने कितनी बताए थे आपको, 9 है। कंसेप्ट स्पेस आपके 2 की पावर रेज़ टू 9 है। और सिस्टेमेटिकली जो है कि आपने बताना है कि क्या होगा इसके अंदर। आपने क्या करना है कि आपके पास इंस्टेंस कितनी है, 2 थे। टेम्परेचर बीपी इसके अंदर आपने 3 ऐड करना है। 3 + 2 5 होता है। 5 × 5 आपके पास क्या आ जाते हैं कि 25 आ जाता है। अब सिस्टमेटिकली जो आपने देखना होगा तो आपके पास ये 5 था ना, 5 में से आपने a को माइनस करना है। जब आप 5 में से a को माइनस करें क्या आपके पास आंसर आएगा, 4 आएगा। अब 4 है ना, 4 को आपने 2 थे टेम्परेचर बीपी, 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 5 करेंगे, और a को जब मैंने माइनस किया था ना उसको इसके साथ ऐड कर देंगे, क्या आएगा, 17 आ जाएगा। अच्छा, अब आपके पास है एलिमिनेशन एल्गोरिथम के कैंडिडेट हैं, ये आपने एज इट इज़ डेफिनेशन प्लस एग्जांपल कर लेनी है, ठीक है, अच्छी तरह से। अब ये चीज़ आपको फिगरेशन करवाने वाली नहीं है और आपने देख लेना है ये क्या होते हैं। अच्छा, ये आपका 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिसीजन ट्री रिप्रेजेंटेशन होता है, ये आपके पास ट्री मिली होगी, आपने क्या करना है, इसकी ये जो स्टेटमेंट है आपने बतानी है। मैं बताता हूँ किस तरह। ये देखिए A एंड B, यहाँ पे ये दोनों क्या हैं, ये R लगेगा, यहाँ पे R आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, C एंड D। आपको समझ आ गई मैंने क्या बोला, पहले आप क्या करें, A एंड B ब्रैकेट्स में लिखेंगे, फिर R लिखेंगे, ये यहाँ पे लिखा है, फिर C एंड D के कम्बिनेशन बनाएंगे, तो ये स्टेटमेंट आपकी आ गई। ये 3 मार्क के क्वेश्चन में आती है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आगे क्या है कि ID3 होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ID स्टैंड फॉर इंटरेक्टिव डिकोटोमाइज़र होता है, 1 मार्क्स का MCQs है। इंट्रोफी क्या होता है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है एंड 3 मार्क का क्वेश्चन भी है, आपने बताना है और इसकी एग्जांपल भी आपने देनी है, ठीक है, और आपने कर लेना है। आपके पास एंट्रोफी का मतलब होता है जितनी आपके पास इल्म होता है या इन्फॉर्मेशन होती है, आप क्या करते हैं उसको दूसरे वे के अंदर एक्सप्लेन करते हैं। अब मैं आपको कोई टॉपिक समझाता हूँ तो ये यहाँ पे एंड्रॉइड्स के अंदर जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं इसको मैं अपने वे में आपको बता रहा हूँ ना, अपने वे में लाइक ईजी वे में आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ ताकि चीज़ें आपकी फिगरेशन हो जाए, ठीक है। इसको आप बोलते हैं एंट्रोफी बोलते हैं। और इसके अंदर जो है कि लर्निंग ये नहीं इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये आपका यहाँ से MCQs आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो MCQs मेरा ये आया था, द ब्रेन इज़ ए कलेक्शन ऑफ अबाउट, ये 100 बिलियन था। और दूसरा आपसे पूछ सकते हैं कि न्यूरॉन को हम क्या बोलते हैं, इसको सेल बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स, ठीक है। अच्छा, ये टेबल जो है ना आपका एग्ज़ाम में आएगा एज इट इज़, ठीक है। ये आपने करना है बायोलॉजिकली, और ये एक दफ़ा मैं आपको इसको तो जूम कर देता हूँ, 1 सेकंड वेट, 1 मिनट। यहाँ से ना मैं इसको, अच्छा यहाँ से ये हो नहीं रहा, लेकिन मैं आपको फिर बता देता हूँ। बायोलॉजी का न्यूरल नेटवर्क और कंप्यूटर नेटवर्क दोनों के दरमियान आपने चीज़ें जो बतानी है ये आपने अच्छी तरह से कर लेना, ठीक है। ये आपका 5 मार्क का प्लस 3 मार्क का क्वेश्चन के अंदर आपसे ये पूछेंगे, ये आपने एज इट इज़ कर लेना। अभी टाइम नहीं है वदर मैं बता देता पहले क्या है। बायोलॉजी का न्यूरल नेटवर्क के अंदर जो स्पीड होती है वो फास्ट होती है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर उसकी स्पीड जो कि स्लो होती है, क्योंकि ये मिली में होती है और बायोलॉजिकल में नैनो में होती है। प्रोसेसिंग क्या होता है कि सुपीरियर होता है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर इन्फीरियर होता है। साइज़ और कम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो बायोलॉजी का न्यूरल नेटवर्क के अंदर 10 की पावर रेज़ टू 11 टू 10 की पावर 5 15 होती है, और इसके अंदर जो कि बहुत ही कम होती है। और स्टोरेज जो है कि अगर बात करें बायोलॉजी के न्यूरल नेटवर्क के अंदर जो है कि अडाप्टेबल होती है, और कंप्यूटर के अंदर जो कि स्ट्रिक्ट होती है। फॉल्ट टॉलरेंस है, एक्सट्रीमली फॉल्ट टॉलरेंट होती है, लेकिन इसके अंदर जो है कि नॉन टॉलरेंट होती है। कंट्रोल की बात करते हैं तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल होता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल होता है। बस ये इसके आपको 3-4 पॉइंट्स याद कर लेने हैं। सिंगल परसिप्ट्रॉन का होता है, ये चीज़ आपने, अच्छा ये आपने कर लेनी है। डायग्राम इनपुट आप देते हैं, फिर इनपुट 2 देते हैं, फिर 22 होती है, फील्ड फॉरवर्ड नेटवर्क होता है, फिर यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, 3 शेड फंक्शन लगा होता है, फिर आपको आगे से आउटपुट मिल जाती है। और ये इंपॉर्टेंट है, लीनियर सेपरेबल और नॉन लीनियर क्या होता है। अच्छा, लीनियर सेपरेबल का मतलब ये है कि ये देखिए आपके पास इसके अंदर यहाँ पे बाउंड्री बन गई है, तो इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे एक जैसे डॉट है और यहाँ पे एक जैसे स्टार है। मीन दैट कि दोनों चीज़ें क्लासेस को अलग-अलग वेल वे के अंदर एक्सप्लेन किए गया है। और लीनियर नॉन सेपरेबल या नॉन लीनियर डिसीजन रीजन के अंदर क्या है कि यहाँ पे इन चीज़ों को मिक्सअप किया गया। ये देखिए इतना एक हलवा बना दिया गया, अब चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही। यहाँ पे कम्प्लेक्स चीज़ें बताई जाती हैं, यहाँ पे जो कि इजी चीज़ें बताई जाती हैं।
अच्छा, नेक्स्ट वन आपके पास है मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन है। ये इंपॉर्टेंट्स हैं, ये जितने भी टॉपिक्स अब आ रहे हैं यहाँ पे क्या इनपुट्स हैं आउटपुट्स हैं। और ये आपके पास एक हिडन लेयर होती है जो छुपी होती है, और ये आपके पास आउटपुट लेयर है जो आपको आउटपुट देती है। और इसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है, ये आपने अच्छी तरह से कर लेने, ठीक है, और उनको आपने स्किप नहीं करना, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर ये मेरे पास मैं देखता हूँ वीडियो के एंड पे अगर मुझे हैंड नोट्स मिलते हैं तो मैं आपको एक पेज ये करवा देता हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये देखें मैंने आपको स्टार लगा दिए हैं यहाँ पे, इसकी टाइप से आगे बताएगी, सिंगल लेयर, डबल लेयर क्या होती हैं, फॉरवर्ड और बैक फॉरवर्ड, ये चीज़ें आपकी यहाँ पे हैं। अच्छा, यहाँ पे ये डायरेक्शन इन्फॉर्मेशन सिंगल फ्लो है, इसकी दो टाइप्स हैं, एक फॉरवर्ड फीड फॉरवर्ड है और फीडबैक है। फीड फॉरवर्ड आपने देखने फॉरवर्ड है ना, मीन दैट आगे बढ़ रही है। ये देखिए यहाँ पे आपके पास सिंगल है, यहाँ पे आपके पास क्या है कि हिडन लेयर है, और ये आपके पास आउटपुट है। तो आगे क्या है कि फीडबैक का मतलब होता है कि वो चीज़ वापस से रिवर्स आएगी। अब ये यहाँ से देखिए, ये चीज़ यहाँ से क्या आ रही है, रिवर्स आ रही है, आपस में एक दूसरे को जोड़ रही है, तो ये फीडबैक आ जाता है। कनेक्टिविटी है, आप इसको फुली कनेक्ट करते हैं। अब देखिए इसके जितनी भी ये सर्कल हैं, ठीक है, जितने भी ये इसके सर्कल हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन है। ये आपके पास क्या फुली है। और यहाँ पे देखिए ये सर्कल इसके साथ है, इसके साथ है, लेकिन ये वाला इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, तो ये पार्शियल मीन दैट कोई भी सर्कल है वो अगर एक या एक से ज़्यादा आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे तो ये आपके पास क्या होगा कि पार्शली कनेक्टेड होगा। ये आपका 3 मार्क का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड। क्या है कि सुपरवाइज्ड है और अनसुपरवाइज्ड है। सुपरवाइज क्या होता है, सुपरवाइज के अंदर वो चीज़ें जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप, जो कि आपके पास टेस्टिंग डाटा होता है वो इतना इजी होता है कि आप उस चीज़ को इजी वे के अंदर चीज़ें समझ लेते हैं, आपको चीज़ों की फिगरेशन हो जाती है, आपको हर चीज़ वैली वे के अंदर, सुपरवाइज के अंदर, लर्निंग मेथडोलॉजी के अंदर चीज़ें एक्सप्लेन होती हैं। अनसुपरवाइज के अंदर जस्ट आपको इनपुट दी जाती है, आपने क्या करना होता है कि उस इनपुट को लेके आगे आपने ख़ुद ही चीज़ें लर्न करनी होती है, आपने नॉलेज गेट खुद करना होता है, सारा कुछ काम खुद करना होता है, आपको कोई किसी चीज़ के इल्म नहीं होता। फिर आपने इनपुट आपको मिलती है, फिर उस चीज़ के अबाउट आप एनालिसिस करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, चीज़ों को प्रोक्योर करते हैं, देन आप जो है ना आउटपुट तक पहुंचते हैं। ये आपका अनसुपरवाइज होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो कि क्लस्टर का मेथड इस्तेमाल होता है। क्लस्टर मीन दैट कि अनलेबल चीज़ें होती हैं जो कि बिल नो लेबलिंग, ये देखें लिखी हुई है, जिसके अंदर क्लस्टर वो होता है जिसके अंदर नो लेबलिंग होती है, चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की जाती हैं, आपने खुद मेहनत करके चीज़ों को गेट करना होता है, इल्म को हासिल करना होता है। डिज़ाइन फेज़ ऑफ ANN के इनके डिज़ाइन 5 मार्क्स के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से फ्यूचर रिप्रेजेंटेशन है, ये आप निकाल लेने हैं। ये फ्यूचर रिप्रेजेंटेशन एंड ट्रेनिंग है, और सिमिलैरिटी मेजरमेंट है, वैलिडेशन है, एंड स्टॉप क्राइटेरिया और एप्लीकेशन टास्किंग। इसके 5 पॉइंट्स आपने मस्त तैयार करना है, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट्स है। सुपरवाइज का मैंने आपको बता दिया था, वो डाटा जो कि आपको वैल्यू के अंदर एक्सप्लेन किया जाए, जो कि आपके लिए डिज़ायरेबल हो, अंडरस्टैंडेबल हो। अनसुपरवाइज के अंदर वो इल्म होता है जो कि नो लेबलिंग होती है, क्लस्टर का मेथड इसके अंदर यूज़ होता है, ठीक है, चीज़ों को आप खुद लर्न करते हैं और अपने आउटपुट तक पहुँचते हैं। अच्छा, नेक्स्ट प्लानिंग की डेफिनेशन होती है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट स्टेप टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय यूजिंग दिस मेथड। आप प्लानिंग के अंदर चीज़ों को आप प्लान करते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सॉल्व करते हैं, आप प्लान बनाते हैं कि मैंने अपने टास्क को, जो भी प्रॉब्लम है उसको किस तरह से जो है कि सॉल्व करना है। आगे प्लानिंग लैंग्वेजेस हैं, STRIPS स्ट्रिप्स है, इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद करना है कि फाउंडिंग लैंग्वेज डेवलप particularly for planning, let us understand planning to better level by seeing what a planning language can represent। ये मेरा 3 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ था, ये आपने करना है। STRIPS की आप चीज़ें, इसकी कौन कौन से पॉइंट्स है वो आपने बताने हैं। कंडीशन है, प्रेडिकेट्स है, स्टेट्स है और गोल है, ये चीज़ें आपने करनी है। ये आपके MCQs के लिहाज से ये एक एक लाइन जो है ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, आगे एक्शन प्रेडिकेट्स होते हैं, ये आपका 3 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपने पहले तो आपको इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए। एक्शन इज़ द प्रेडिकेट यूज टू चेंज स्टेट, और इसकी 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन से? प्रेडिकेट इटसेल्फ है, प्री कंडीशन है और पोस्ट कंडीशन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट्स हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे क्या है कि कंप्यूटर विजन है, और ये चीज़ें आपके पास ये MCQs के लिहाज से एक दफ़ा देख लेनी है। और ट्रैकिंग क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑटोमेटेड एस्टिमेशन क्या होता है, मेडिकल क्या होता है, सर्चिंग रजिस्ट्रेशन, ये चीज़ें। रोबोटिक्स के लिहाज से अगर आप बात करते हैं तो इसके अंदर ये मोबिलिटी, परसेप्शन, प्लानिंग, सर्चिंग, रीजनिंग, डीलिंग, VN, ये चीज़ें आ जाती हैं। सॉफ्ट कंप्यूटर, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, इसकी टाइप्स इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको पता नहीं सॉफ्ट कंप्यूटर क्या होता है, ये
एमरजेंस ऑफ न्यू हाइब्रिड एरिया वर्क होता है इन ए आई स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसके अंदर डिफरेंट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती हैं। कौन सी है? फौजी सिस्टम है और जेनेटिक एल्गोरिदम और न्यूरल नेटवर्क है, ये चीज़ें यूज़ होती हैं। इसके अंदर ये चीज़ें हैं। जेनेटिक एल्गोरिदम के अंदर क्या होता है कि जेनेटिक फौजी आ जाता है और न्यूरल नेटवर्क के अंदर क्या आ जाता है? न्यूरो फौजी सिस्टम आता है। और जेनेटिक ये स्मॉल जी और ये कैपिटल जी के अंदर आता है। इसके अंदर क्या आता है? न्यूरो जेनेटिक सिस्टम आ जाता है। क्लस्टरिंग क्या होती है? क्लस्टरिंग क्या कौन सी यूज़ होती है? टर्म ये होती है अनसुपरवाइज, जो मैंने प्रीवियस बताया। क्लस्टरिंग इज़ द फॉर्म ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग होता है विच इज़ ट्रेनिंग डाटा इज़ अवेलेबल। इसके अंदर हमारे पास ट्रेनिंग डाटा अवेलेबल होता है, लेकिन इसकी जो क्लासिफिकेशन होती है इन्फॉर्मेशन की वो नहीं होती। ठीक है, मीन की चीज़ें वेलवे के अंदर एक्सप्लेन होती है, आपने खुद चीज़ें गेट करनी होती है, खुद मेहनत करनी होती है। और इसके अंदर आपके 3 मार्क का ये भी क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंस इसके नाम आपने याद करने हैं 3 मार्क्स का, ये भी शार्ट क्वेश्चन आया हुआ था। SOM क्या? SOM है सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स है। के है, के मीन्स है लीनियर वेक्टर क्वांटाइजेशन है, डेंसिटी बेस्ड डाटा एनालिसिस। ये आपने पॉइंट याद रखने इंपॉर्टेंट है। 3+5 मार्क का क्वेश्चन क्लास है। एंड ये आपके इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने आपको करवा दिए। अगर आप परचेज यूनिवर्सिटी का ग्रुप्स ज्वाइन करना चाहते हैं, वीजू गेटवे स्टडी ग्रुप नेम है, ठीक है। मेरे पास 2 ग्रुप्स हैं, अगर ये आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 0305586895 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको ग्रुप्स में ऐड कर दूँगा। एंड फर्दर आपको स्टडी के रिलेटेड कुछ फाइल्स या इंपॉर्टेंट्स सब्जेक्टिव प्लस प्रोजेक्टिव फाइल्स चाहिए, असिस्टेंट चाहिए, तो आप फील फ्री कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।